अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। नए प्रोग्राम के अंदर, इनफैक्ट नए एपिसोड के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं। वीक का आगाज कर चुके हैं, नहीं किया तो कर लीजिए। अल्लाह करे ये हफ्ता आपके लिए उन सभी गोल्स को पूरा करने का बाइस बने जो कि मे भी आप काफी अरसे से मेरी तरह पेंडिंग छोड़ते आ रहे हो। और अगर कुछ है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में, वैसे आई थिंक इट्स लास्ट वीक ना इस महीने का, तो बहुत सारे लोगों की जो सैलरीज हैं वो उनका इंतजार हो रहा होता है, क्योंकि इन दिनों में जो तनख्वाहदार तबका है वो बेचारा बड़ा परेशान है पाकिस्तान की मुआशी हालत की वजह से। अब तो एक वक्त में हम सेविंग्स की बात किया करते थे, अब तो सेविंग्स वाला आप सोच नहीं सकते कि आप अपनी इनकम में से कोई चीज सेव कर लें, क्योंकि अभी आप बिल्कुल ब्रेड एंड बटर वाले उसको पूरा करने के मामले में ही है। आपकी सेविंग्स वाला मामला तो नहीं है, लेकिन आई होप कि आपका मंडे और आपका जो वीक है अच्छा, और अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और तनख्वाह जल्दी आए आपकी। थर्सडे को फर्स्ट ऑफ जून है, तो उसके बाद फिर ये सूरत हाल अच्छी, ये एंड मंथ जो होते हैं ना बड़ा डगमगा रहे होते हैं बहुत सारे लोग, मुझ समेत। आप होता है ऑब्वियसली सब सैलरीड लोगों का पाकिस्तान में यही हाल है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आज एक तो सबसे पहले आपको हमारे दो हीरोज की खबर देते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, जो कि पाकिस्तान का नाम क्रिकेटिंग फील्ड के अंदर इन द फील्ड तो बुलंद कर ही रहे होते हैं स्टेडियम्स के अंदर। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ये अमेरिका के मनाजिर हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में की कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते वहां पे गए हैं, और पहले क्रिकेटर्स हैं जिनको ये एजाज हासिल हुआ है। दे बोथ आर वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड। उनकी स्टेटमेंट्स सामने आई हैं, उन्होंने कहा जी हमारे लिए बड़ी प्रेस्टिजियस बात है, लेकिन दूसरी जाने पाकिस्तान के लिए भी बड़ी प्रेस्टिजियस बात है, जिसमें इन दोनों प्लेयर्स को लेकर यहाँ पे न सिर्फ इन्वाइट किया गया है बल्कि दोनों प्लेयर्स में शामिल होंगे। दोनों जो कौमी क्रिकेटर्स हैं ये इसके एजुकेशन प्रोग्राम में, बिजनेस स्कूल का जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का एजुकेशन प्रोग्राम है इसमें शरीक होंगे। और जो मैंने इस हवाले से आपको बताया कि पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं जो कि इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, और इस प्रोग्राम के हवाले से बताएं तो इसमें तफसीली गुफ्तगू भी उन्होंने करनी है। और मैं हार्वर्ड में उन्होंने कहा कि सालमी मेयार के प्रोग्राम में सीखने के लिए और नया तजर्बा करने के लिए बड़ा एक्साइटेड हुआ, ऐसा बाबर आजम ने भी कहा। और ये भी कहा कि मुझे यकीन है कि दुनिया के कोने कोने से आने वाले जो मुख्तलिफ शोबाजात के लोग हैं उससे बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिलेगा। साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने भी कहा कि ऐसे बावकार आलमी स्टेज पर उनके लिए पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना एक बहुत बड़ा एजाज है। और ये जो प्रोग्राम में दोनों हमारे स्टार क्रिकेटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे ये तफसीली लेक्चर भी देंगे, और उनके लिए ऑब्वियसली ये बड़ा एक्सपीरियंस होता है, वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि क्रिकेटिंग फील्ड पे किसी लेजेंड के साथ खेलना या कुछ अच्छा स्कोर करना, टॉप स्कोरर बनना, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना, ये उनके जो फील्ड का हिस्सा है। लेकिन इस तरह की डिफरेंट चीज को एक्सपीरियंस करना डेफिनेटली इट्स लाइक भाई हमारे लिए भी बहुत एजाज की बात है। और इन दोनों प्लेयर्स का कहना है जी कि हम इससे भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। BEMS प्रोग्राम है जिसमें ये दोनों हमारे स्टार प्लेयर्स शिरकत कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट बाबर, किंग बाबर हम इन्हें कहते हैं। आगे बढ़े हम, अगर क्रिकेट की ही थोड़ी सी और शुरू में जरा आपको लाइट स्टोरीज देते हैं ना, वो ICC वर्ल्ड कप के हवाले से इसके शेड्यूल का ऐलान जून के दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। दूसरी जानिब जो एशिया कप का मामला है अभी तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। एशिया कप एक मुहिम्मा बन के सामने आ रहा है, एशियाई ममालिक की मुशावरत से उसको मशरूत किया गया मामले को। दूसरी जानिब जो BCCI है उसके अहमदाबाद इजलास में वर्ल्ड कप और एशिया कप पर भी तबादला ख्याल हुआ है। ताहम जनाब जो जय शाह साहब हैं उन्होंने वाज़ेह किया है कि वर्ल्ड कप के मैचेस का ऐलान ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर होगा, और ये 7 से 11 जून तक आई बिलीव स्केड्यूल्ड है। सो देखते हैं इस पर क्या सूरत हाल सामने आती है। अभी तक मुबहिम ही है कि एशिया कप का फ्यूचर क्या होने जा रहा है। इंडिया की भरपूर बदनीयती वैसे इसमें हमें दिख रही है। हमेशा से बदनीयत लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है, वो क्रिकेट में भी अगर पॉलिटिक्स ला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वी होप फॉर द बेस्ट। कल बाय द वे इंडिया की नई पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ है, दैट्स माशाल्लाह। वो उसमें जो मोदी साहब के विजुअल हैं वो भी कमाल फनी विजुअल हैं। अच्छा जी, इसमें भी हम बात करेंगे, बहुत कुछ है हमारे शो में शेयर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और जो पॉलिटिकल सिनेरियो है आपको पता है, खुश ना रहने देना आप लोगों को। नहीं, मैं थोड़ा रियलिटी चेक दूं कि आप इस पाकिस्तान में रहते हैं, हार्वर्ड से वापस आप पाकिस्तान में आए, और आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबर। वेलकम बैक टू बड़ी खबर। अच्छा जी, बड़ी खबर में एक तो मैं अक्सर हमेशा कहता हूं ना कि अभी सेम स्क्रिप्ट चल रहा है, कोई तब्दीली नहीं आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ेर एताब है, इस्तीफों का, पार्टी छोड़ने का सिलसिला मुसलसल जारी है। दो बड़ी अहम इस वक्त अपडेट्स हैं जो चल रही है पैरेलल। एक तो आपको पता है कि PTI की जितने भी अहदेदारान हैं, उनके जितने भी लीडरान हैं वो तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। दूसरी जानिब जो अहम है वो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो कमीशन है जिसे बेंच ने रोका था काम करने से, फिर बड़े दिलचस्प रिमार्क जस्टिस फाइज ईसा साहब के सामने आए थे, वो भी एक बड़ा सिलसिला है।
और इस वक्त जिस नैज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उस पर जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उन्होंने कुछ 7 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी बनाई जिसपे उनको वो वाली सुबकी हुई जिससे पहले हुकूमत की तरफ से जब मुज़ाकरात की बात की जाती थी तो तहरीक इंसाफ की तरफ से जो रिस्पॉन्स आता था ना, इस दफा हुकूमत वो रिस्पॉन्स उन्होंने ये कहा कि जी अब तहरीक इंसाफ के लिए हाँ जी मुज़ाकरात के सारे दरवाजे बंद हैं और जो पीटीआई के खिलाफ जी सख्तियां आपको पता है दिन ब दिन बढ़ रही हैं। तहरीक इंसाफ में जो तब्दीली का सुनामी है वो तेजी से चलने लगा और पीटीआई छोड़ने वालों का तांता बन गया। इमरान खान के दरीना और कई सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से किनारा कशी इख्तियार करने लगे हैं, बल्कि कर भी चुके हैं। पीटीआई कराची के सदर जो हैं अली जैदी साहब और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब उन्होंने भी तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा आपको पता है दीगर जो रहनुमा हैं जिसमें फवाद चौधरी हैं, खुसरो बख्तियार हैं, शीरी मजारी साहिबा है, काफी लोग हैं जो पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर चुके हैं और बेगुनाह उस हवाले से कहते हैं जी पार्टी छोड़ने वाले अरकान को जो केसेस हैं उससे बेगुनाह करार दिया जा रहा है और जो जो पार्टी छोड़ा है उसको जेल से रिहाई मिल रही है। तकरीबन जो टॉप लीडरशिप है मां सिवाय 1-2 बड़े नामों के जैसे शाह महमूद कुरैशी साहब हैं या वुज़रा के अंदर हमाद अजहर हैं या मुराद सईद हैं, वो अभी तक पार्टी के अंदर मौजूद हैं। उमर चीमा साहब हैं जो गवर्नर पंजाब रहे हैं, उनकी जानिब से भी खबरें हैं। देन डॉक्टर यास्मीन के बारे में भी कहा जा रहा है कि शी इज स्टिल देयर। अदरवाइज जो टॉप नॉट जितनी भी लीडरशिप है वो तकरीबन छोड़ चुके हैं, जबकि पार्टी न छोड़ने वाले रहनुमाओं के हवाले से भी है कि जब वो रिहा होते हैं तो वो दोबारा गिरफ्तार हो जाते हैं। पुलिस है सर्टन केसेस ऑन देम और कुछ केसेस की तो डिटेल्स का भी नहीं पता है। इस वक्त इमरान खान साहब ने कल शाम को अपनी तकरीर की जिसमें उन्होंने वंस अगेन उसी प्रेशर का जिक्र किया और एक इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हमारी वो खवातीन जिन्हें डिटेन किया गया है उनके साथ कहीं ज्यादती तो नहीं की जा रही। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब परसों रात को 12 बजे अचानक से 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने और उस पर उन्होंने एक साजिश को बेनकाब किया। उन्होंने कहा जी हमने एक कॉल इंटरसेप्ट की है जिसके मुताबिक एक प्लॉट बनाया जा रहा है कि शायद हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो खुदा न खास्ता उन खवातीन के साथ कोई ज्यादती कर सकती हैं, एक प्लॉट बनाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा जी मैं इसको बेनकाब करना चाहता हूं। दूसरी जानिब वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी फौजी तनसीबात पर हमले सियासतदान नहीं दहशतगर्द करते हैं। इमरान खान को सरेआम कौम से माफी मांगनी होगी। इमरान खान ने पहले मुज़ाकराती टीम को खुद बातचीत करने से रोका था, अब जो मुज़ाकराती टीम बनाई है वो किससे बात करेगी, ये ख्वाजा साद रफीक साहब ने। और उन्होंने कहा कि हम बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान ने नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा भी कहा ख्वाजा साद रफीक ने। और अब सियासी गिलाफ पहनकर दहशतगर्दी नहीं कर सकते। मुल्क की सरहद की हिफाजत करने वालों के घरों को जलाया गया, जो भारत न कर सका वो इमरान खान साहब ने कर दिखाया। जो लोग बाबाए कौम के मिरास को माफ करने को तैयार नहीं वो पाकिस्तानी नहीं हो सकते। और इससे पहले जो इमरान ने जिक्र किया वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का और उसके बाद इमरान खान साहब की कल की जो टॉक है उसके बाद जो सूरत हाल है जो कत्ल और रेप के मामलात हैं इस पे भी हमने बात करनी है। जो कुछ कंसर्न्स हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे साथ पराचा साहब मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार हैं। थैंक यू वेरी मच शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। ये जो सबसे पहले तहरीक इंसाफ जिस तब्दीली के मैंडेट पे आई थी वो तब्दीली उनकी अपनी पार्टी के अंदर ही होना शुरू हो गई है। बड़े बड़े नाम हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ डे 1 से थे लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है। आप इस सारे मामले को किस तरफ जाता हुआ देख रहे हैं? ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है और उस पर लीडरशिप का इस तरह से जाना, मेन लीडरशिप का, डेफिनेटली ये कंसर्न वाली बात है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरमला हसन, इमरान हसन, आपकी बातें मैं भी बड़े गौर से सुन रहा था और जो कंसर्न आपने बताया ये यकीनन पूरे पाकिस्तान के कंसर्न हैं। लेकिन दो सिनेरियो हमारे सामने अब एक पिक्चर के तौर पे उभर रहे हैं। नंबर 1 तो जो आपने कहा और दुरुस्त कहा कि सैयद अली हैदर जैदी जैसे लोग चले जाएं या इमरान इस्माइल जैसे लोग चले जाएं, उसके बाद राजा आमिर कयानी जैसे लोग चले जाएं तो खुद इमरान खान को भी बड़ा अफसोस हुआ। उन्होंने बरमला कहा भी सही। लेकिन बात यह है कि अभी अगर दर्जनों लोग निकले हैं तो सैकड़ों लोग अभी मौजूद हैं पीटीआई में और वो बरमला कह रहे हैं कि हम पीटीआई में मौजूद हैं। अब उनकी मौजूदगी से भी थीसिस निकल सकता है। जैसे खुद इमरान खान ने कहा कि अगर मैं नाअहल हो गया तो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे जानशीन होंगे, वो सियासी मामलात में पार्टी की क़यादत करेंगे। अब इसी से जब मैं किसी से बात करूं कि जी अभी तो असद उमर साहब भी पार्टी में मौजूद हैं, असद उमर साहब ने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के अंदर मौजूद हैं, परवेज खटक साहब भी मौजूद हैं, तो जवाब मुझे दिया जाता है कि ये इसलिए पार्टी में मौजूद हैं
क्योंकि ये इमरान खान को रिप्लेस करना चाहते हैं, या अदर वर्ड ये पार्टी को कैप्चर करना चाह रहे हैं। तीसरी अहम बात यह है कि ये जितने भी लोग गए हैं, क्या इनके जाने से जो हम एक साल से 10 अप्रैल 2022 से आज तक हम कहते रहे, हम सब मीडिया पे कहते रहे कि जी इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी हो गई है, इमरान खान पॉपुलैरिटी की मिराज पे, पीक पे पहुंच गए हैं, तो क्या इन लोगों के जाने से इमरान खान की जो वो पॉपुलैरिटी है या जिसको हम पीक कहते हैं वो कम हुई है? वो कम नहीं हुई, वो अपनी जगह पर मौजूद है। वर्कर जो हैं वो जितने भी हैं, इमरान खान खुद भी कहते थे 22 करोड़ मेरे साथ हैं, और मैं उस वक्त भी डिस्प्यूट करता था कि ऐसी भी बात नहीं है कि पूरा पाकिस्तान इनके साथ है। वो 25 मई पिछले साल भी हमें नजर आया कितने लोग हैं, और अनफॉर्चुनेट जो मई वाला, ये वाला 9 मई था, वहां भी नजर आ गया कि रेड लाइन अगर हुकूमत ने क्रॉस की तो कितना रिस्पांस आया। तो वायलेंट था, बेशक उन्होंने अटैक किए, बेशक उन्हें वो नहीं करना चाहिए था, काबिल मुजम्मत है, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ पीपल कह रहा हूँ, ये नहीं था कि पूरा पाकिस्तान ही निकल कर उन्होंने तहरीर स्क्वायर इजिप्ट बना दिया हो या इस्तांबुल बना दिया। अच्छा शौकत साहब, जी शौकत साहब, एक यहाँ पे नुक्ता, ये जब भी तूफान उठता है ना, ये वो रियासत से टकराव के बाद ये जो पकड़ धक्कड़ और जोड़ तोड़ होता है और लोग पार्टियां छोड़ के जाते हैं, ये हमारे लिए तो बतौर सहाफ़ी, आप तो मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हम ये पहले भी देख चुके हैं। लेकिन इसका एक पॉइंट ऑफ क्या कहना चाहिए, कामनेस भी आता है, किसी जगह पे जाके ये थमता है, और जब ये थमता है तो उसके बाद हमें वो खाक गर्द हटती है तो पता लगता है कि अब असल पिक्चर क्या है। फिर वक्त तो ये तूफान अरूज पे है, और ऐसा लगता है कि रियासत से जो टकराव की पॉलिसी थी इमरान खान की, उसने बहुत बुरे तरीके से बैकलैश उसका आया, और इमरान खान अब हॉट वाटर्स के अंदर है, जैसा कि उनकी सारी मेन लीडरशिप उनको छोड़ गई है, जमानत के लिए उनको खाकरूब का सहारा लेना पड़ा है, तो बुरे हालात है। लेकिन दूसरी जानिब कहीं ना कहीं उस तूफान ने जाके थमना भी है। आपको कहां जाके थमता नजर आता है? क्या इमरान खान के नाम के ऊपर ही, तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर ही, या किसी और शक्ल में, जैसे कि मुख्तलिफ हम जोड़ देख रहे हैं आजकल, जहांगीर तरीन साहब भी एक्टिव हैं, दीगर पॉलिटिशियंस भी। हाउ डू यू सी द क्लियर पिक्चर जब ये सारी गर्द हटती है? तो बहुत अच्छी आपने बात की, माजी का हवाला भी दे दिया। अगर सिर्फ इसी मई के महीने में कोई देख लें तो कल हमने, गुज़श्ता रोज 28 मई को हमने पूरी कौम ने यौम तकबीर मनाया। इसी महीने में हमने यौम तकरीम शुहदा भी मनाया, और इसी महीने हमने 9 मई वाला यौम सियाह भी मनाया। तो सच इज द वाइब्रेंट करेंट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और जिस तेजी से हो रहा है, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जो कुछ हो रहा है ये एंड तो नहीं है ना, इट हैज टू बी समवेयर एन एंड। और वो एंड जो आप कह रहे हैं, मसलन जहांगीर खान तरीन इनसाइडर हैं, जहांगीर खान तरीन साहब के जहाज आते थे, उनके होटल इस्तेमाल होते थे, उनके पैसे लगते थे, और ये तहरीक इंसाफ बनी थी। तो एक आदमी जो आर्किटेक्ट है, जिसने ब्रिक बाय ब्रिक एक दीवार बनाई है, उसको तो पता है कि कौन सी ब्रिक जो है वो वीक है, उसको कैसे निकाल के फिट इन क्या करना है, या फिर हमने वो दीवार डिमोलिश करनी है। तो इस तरह जब माहौल बन जाता है कि आपके बंदे भी टूट रहे हों और एक पैरेलल स्ट्रक्चर भी बन रहा हो, तो कम से कम वो दीवार तो टूट जाया करती है। और पीटीआई कभी भी अब इस शक्ल में नहीं रहेगी। ये जो प्रोसेस चला है और जहां टक्कर लगी है, जो टक्कर की आप बात करते हैं, पूरा एक साल इमरान खान, जरा मेरी बात गौर से सुनिए, पूरा एक साल इमरान खान ने सवाए पाक फौज के खिलाफ बातें करने के कोई बात नहीं की। उन्होंने इस गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन एक दूसरे के खिलाफ टक्कर लिया करते हैं, टक्कर के लोग साबित हुआ करते हैं, लेकिन जो कहते थे कि हम टक्कर के लोग हैं, आज तो आप खुद बता रहे हैं ना कि वो धड़ाधड़ निकल रहा है। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने बतौर इदारा कभी तनकीद नहीं की, फौज मेरी अपनी है, मैं तो कुछ शख्सियात पे तनकीद करता रहा हूं, वो तो अब भी ये कहते हैं। अगर क़यादत पे तनकीद नहीं, बहुत कुछ कहा गया, तनकीद तो एक उर्दू का छोटा सा वर्ड है ना। अगर आप लीडरशिप के बारे में और बाकायदा नाम लें उल्टे सीधे, मैं कोई नाम नहीं लेना चाह रहा, पूरा मुल्क जानता है वो क्या कहते रहे।
अगर आप लीडरशिप पे बात करें तो नीचे ट्रिकल डाउन मैसेज क्या होगा। मैं वो बात करना भी नहीं चाह रहा कि अगर आप लीडरशिप के बारे में मीर जाफर, मीर सादिक कहेंगे तो नीचे वाले क्या उसकी फीलिंग लेंगे, क्या इंप्रेशन लेंगे। अगर नेगेटिव मैसेज लिया जाता है तो फिर अपनी क़यादत के बारे में उनके अंदर क्या जज्बा उभरता होगा। तो ये बात नहीं है कि वो इदारा क्या होता है। अगर आप टॉप लीडरशिप को डिफेम करेंगे, उनके ऑर्डर्स का नीचे जाकर ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या होगा। इसलिए ये आर्गुमेंट जो पीटीआई देती है कि जी सिर्फ वो तो और टॉप लोगों की बातें करते हैं, नो, आर्मी में या कोई भी डिसिप्लिन फोर्स हो वो तो हायरार्की है। अगर आप हायरार्की यूनिटी ऑफ कमांड, यस। अच्छा बयाची साहब जाने अब दोबारा से हम अगर इस साइट पे आए, कल राना सनाउल्लाह ने परसों रात को 12:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी हमने एक फोन टैप किया जिसके अंदर पीटीआई की क़यादत जो इस हवाले से कुछ रेप एक्ट या दीगर मामलात के हवाले से कोई प्रोपेगेंडा कर रही है। फिर खान साहब ने कल एक खिताब किया अपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी देखा, उन्होंने कहा जी कि ये खवातीन के साथ बदसलूकी कोई ऐसी पहली बात नहीं है, ये हो रहा है और इसको वो आलमी सतह पे भी उठाना चाहते हैं और दीगर चीज़ें। हाउ डू यू सी सच सिचुएशन? एक तो पकड़ धक्कर का मामला तो एक तरफ ठीक है, जो रहनुमाओं को पकड़ा जा रहा है और उन पे जिस तरह से हम सारे मामलात को डिस्कस भी कर रहे थे, लेकिन ये जो दूसरी जानिब खवातीन के साथ बदसलूकी है या दीगर मामलात पे इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी ह्यूमन राइट तंजीम्स कहाँ पे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं, इन तंजीमों को लेकर और इमरान खान साहब के इस कंसर्न्स को आप किस तरह से देखते हैं? अगर हम इन जनरल पाकिस्तान के हालात की बात करें तो बदसलूकी वाली कोई नई बात नहीं है, जैसे आपने भी कहा, आपने भी पॉइंट आउट किया। लेकिन जब ये पर्टिकुलर वाकया कोई इस तरह का हो जिसका इज़हार वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने किया, अब वज़ीर दाखिला वो जो आपका टोटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो सीक्रेट सिस्टम है, वो हायरार्की जाकर वज़ीर दाखिला पर पहुंचती है। दो तीन सेंटेंस में वो पूरी रिपोर्ट जो है उसका क्रक्स लिखा होता है और समटाइम्स हम जर्नलिस्ट हैं, हमारी नज़र भी पड़ जाती है किसी एक आध रिपोर्ट पर। मैं उसकी बेसिस पे उसकी बुनियाद पर बात कर रहा हूँ। एक सेंटेंस होता है जो कि बॉटम लाइन होती है। वज़ीर दाखिला जब बात कर रहे हैं तो इट मीन्स कि कोई ना कोई उनको वो पूरा सिस्टम के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन मिली है और 12:30 बजे बात करने का मकसद भी यही है कि अलर्ट जारी किया जाए। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट, क्या इस एक साल में पीटीआई ने ऐसी कोई बातें नहीं की जिससे मुल्क के इस तरह से मुल्क के चेहरे पर, मुल्क के दामन पर या मुल्क के इमेज को दागदार ना हुआ करने की कोशिश की गई हो? मसलन खुद साइफर का देख लें, वो साजिश हो गई, वो देखें मेरी हुकूमत इस साजिश से गिरा दी गई। फिर अल्टीमेटली पता चला कि जी हम तो subsequent conclusion has revealed that there was no American role in this conspiracy. This conspiracy was not imported, rather it was exported from Pakistan to United States. ये फिर जनरल बाजवा पे आगे गिरी। IMF का मामला जो आपने शुरू में इकोनॉमी की बात की, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप आम पाकिस्तानियों के कंसर्न को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपने आगाज ही में बड़ा अच्छा आपने बात की कि सैलरी आ रही है, नहीं आ रही। सैलरी आ भी जाए तो आजकल क्या पता चलता है कैसे खर्च हो, सीधी सी बात है। तो IMF का जो मामला बना, जो सारी रेमिफिकेशन बनी, झगड़ा साहब, तैमूर झगड़ा साहब का खत, उनकी कन्वर्सेशन आपको याद होगी, मोहसिन लगारी साहब का खत और उनकी कन्वर्सेशन, जनाब शौकत तरीन साहब की कन्वर्सेशन, पार्टी की इंस्ट्रक्शन, वो क्या था। फिर 25 मई को आपको सारा जहान कह रहा था कि उधर IMF से टॉक्स हो रहे हैं, आप इधर अनसर्टेनिटी क्रिएट ना करें, उससे पहले कर लें या बाद में कर लें। खुद खान साहब ने 25 से 29 मई का जिक्र किया था, लेकिन ऐन उसी दिन जिस दिन IMF से टॉक्स होनी थी, आपने यहाँ पर सीन क्रिएट कर दिया। तो जो इस हुकूमत का कंसर्न है, जो राना सनाउल्लाह ने बताया है, वो इतना बेसलेस नहीं है जितना पीटीआई कह रही है, क्योंकि माजी के प्रेसिडेंट्स रहे हैं इस तरह। ठीक है। अच्छा अपराधी साहब, हम हमेशा एक बात करते हैं कि जी सियासतदान बात करता है, सियासतदान बात करना चाहता है। इसकी बड़ी बेहतरीन मिसाल बेनज़ीर भुट्टो
भुट्टो साहिबा और नवाज शरीफ साहब के दरमियान होने वाला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। रिवायती हरीफ दोनों जमातें, और फिर दे साइंड अ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और फिर उसके असरात भी हमने देखे। फिर 18वीं तरमीम जैसी हमने सबसे बड़ी अमेंडमेंट होती भी देखी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन किया हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों से बात नहीं हो सकती। एक सियासतदान को बहरहाल जिसकी अवामी मकबूलियत है, जिसका वोट बैंक है, वो कम हो सकता है, वो ज्यादा हो सकता है, उसको एक दूसरे सियासतदान की जानिब से दहशतगर्द कह देना, आपको नहीं लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रही थी पहले, तो अब नून लीग भी या पीडीएम भी एक्सट्रीम पोजीशन ले रही है निगोशिएशंस ना करके, और इसका नतीजा भी पिछले कुछ नताइज से मुख्तलिफ नहीं होगा जैसे निकलता रहा है? हाउ यू सी दैट? बैलेंस तो रह नहीं सकता। अगर आप कहें कि जो पोजीशन इमरान खान ले रहे थे अब नून लीग क्यों ले रही है, या नून लीग की जो पहली पोजीशन थी वो इमरान खान क्यों ले रहे हैं, तो ये एग्जैक्टली जो इम्बैलेंस ऑफ पावर है ये वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब इमरान खान चोरों डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे तो वो पावर का बैलेंस था, दैट वाज इन हिज फेवर। अभी 9 मई के वाकया के बाद जब बैलेंस खराब हुआ है, या उससे पहले भी खराब हो रहा था प्योरली बिकॉज ऑफ इमरान खान स्टेटमेंट, तो उस वक्त और सूरत हाल थी। अब इमरान खान ने जो 7 रुकनी कमेटी बनाई है, जरा सामने निकालें, उसमें से मुझे ये बताएं कितने लोग सामने और कितने छुपे हुए हैं। कल को हुकूमत कहे कि हाँ मुज़ाकरात करने के लिए आ जाएं, तो क्या ये जो लोग कमेटी में इमरान खान ने डाले ये सामने आ जाएंगे? दे आर वांटेड। अभी तक तो उनको खुद इमरान खान ने कहीं छुपाया हुआ है। तो ये जो मुज़ाकरात की बात करना इस स्टेज पे, जब आपके खिलाफ टेररिज्म के चार्जेस हों, स्टेट पर हमला करने के चार्जेस हों, किला बाला हसार पर गोलियां मारने के चार्जेस हों, कमांडर का घर जलाने के चार्जेस हों, तो फिर मुज़ाकरात उस सूरत में नहीं हुआ करते। लेकिन जो आपने असूल की बात की कि एक डेमोक्रेसी हो जहां पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन कर रही हों, वहाँ मुज़ाकरात होते रहते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसका हर जगह मतलब नहीं होता कि पार्टी मर्ज हो जाया करती हैं। हर कोई अपना अपना प्रिंसिपल रखता है, अपना असूल रखता है, लेकिन मुज़ाकरात करना पड़ता है। शौकत साहब तईमत, बहुत शुक्रिया। शौकत पराचा साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपको इस हवाले से आगाह करते रहेंगे। जो सूरत हाल बन रही है आपको मालूम ही है, कुछ खास हौसला अफजा नहीं है। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम सियासत पे थोड़ा ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि सियासी माहौल जो है वो बहुत गर्मा गर्म चल रहा है। ज्यादा हो भी रही है, हो भी ज्यादा रही है। क्या हो रही है आजकल और सियासत? हर चीज में तो सियासत हो रही है। देखने वालों को बताएं जरा। तहरीक इंसाफ हमें मालूम है जो टूट फूट का शिकार है, और जब भी एक बड़ी पार्टी टूटती है ना, उसमें छोटी छोटी पार्टियां निकलती हैं। तो ऐसा हो रहा है। जहांगीर तरीन साहब आपको नजर आ रहे हैं, सियासी बिसात इस वक्त बिछाने के लिए कोशा नजर आते हैं, मुलाकातें रही है। वही जहांगीर तरीन साहब है जिनका जहाज बड़ा मशहूर हुआ था और मुख्तलिफ MPs को लेकर आते होते थे। बनी गाला याद ही होगा आपको। इस वक्त फिर सियासी शख्सियात से राब्ते और मुलाकातें इनके जारी हैं। पाकपतन से साबिक MNA मोहम्मद शाह खग्गा और साबिक MPA सईद अकबर नवानी की मुलाकात तरीन साहब से हुई। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ऑन चौधरी साहब और PTI छोड़ने वाले दीगर लोगों में अगर बात करें तो डॉक्टर अमजद भी इस मुलाकात के अंदर शरीक थे। और सियासी सूरत हाल आइंदा लाएअमल क्या होगा इस पर बात की गई। एक रोज़ पहले रिपोर्टली फवाद चौधरी साहब और शौकत तरीन साहब की भी मुलाकात हुई। जी वही फवाद चौधरी जो कि सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। अभी भी टॉप ट्वीट है वो यही है कि मैं तो सियासत से ही ब्रेक ले रहा हूं, तो मैं इस बारे में क्या बात करूं, लेकिन मुलाकातें वो कर रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब किन ग्राउंड्स पे सोच रहे हैं ये नई पार्टी क्या बन पाएगी, और क्या जहांगीर तरीन अपने साबका बेहतरीन दोस्त इमरान खान को पॉलिटिकली टफ टाइम दे पाएंगे? दिस इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बिल्कुल इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर है। थैंक यू वेरी मच इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो सियासत में जहांगीर तरीन साहब की एक दफा दोबारा एंट्री है और उनका इतना एक्टिव होना है, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। जहां इतना कुछ हो रहा है सियासत में, किस तरह से देख रहे हैं आप इस सूरत हाल को, उनकी मुलाकातों को? जहांगीर तरीन साहब देखें जी, वो कह रहे थे कि जी आउट हो गए सियासत से, लेकिन वो खामोश हुए थे। लेकिन देख लें जबकि वो जब PTI जब अपने अरूज पर थी, जब उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही थी, तो उस टाइम भी उनके साथ कोई 30 के 35 के करीब बंदे थे जो हर वक्त MNA MPAs होते थे, जो नाराज़ अरकान कह लें कि वो उनके साथ ही रहे, क्योंकि जो उनको लेके आए थे पार्टी में शामिल करवाया था, लेकिन वो उसको एक्टिवली पार्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे मीटिंग्स वगैरह चल रही थी। लेकिन
लेकिन अब जब ये जो सूरत हाल हुई कि पीटीआई का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, तो अब देखें 100 से ज़्यादा जो बंदे हैं जो 2 दिनों में 3 दिनों में मिल चुके हैं। अब तो ये है कि पार्टी का नया नाम भी रखने के लिए तजावीज़ जो हैं वो ज़ेर गौर हैं और उनसे मुशावरत की जा रही है कि 2-3 दिन में पार्टी का नया नाम रखा जाए और इसके साथ जो अरकान जो नाराज़ जो उनसे राब्ते में हैं उनका बाकायदा एक ऐलान करवाया जाए, मार्केट में लेके आया जाए, ताकि एक जो खला जो वैक्यूम क्रिएट हुआ तहरीक इंसाफ के बाद उसको सामने एक लेके आया जाए। तो इस सिलसिले में देख लें आपके उनके जनूब साउथ पंजाब में उनके बड़े राब्ते थे और जिस तरह जहाज़ का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन वो बिल्कुल इसी तरह सिंध में भी और जो पंजाब में उनके काफ़ी राब्ते हैं और जो राब्तों का बिल्कुल अब उनके जो साथी थे जो नाराज़ अरकान, जिसमें राजा रियाज देख लें आप जो अपोजिशन लीडर भी हैं इस वक्त, वो भी बड़ा एक्टिव पार्ट कर रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं जाके और जाके सारी सूरत हाल के बारे में बता रहे हैं कि क्या किया जाए आगे, जो जहांगीर तरीन साहब अगला क्या लाहेमल तय करें। बिल्कुल इस वक्त जो लाहौर में उन्होंने डेरे लगा लिए हैं इस वक्त मॉडल टाउन में। जहांगीर तरीन साहब खुद तो ताहयात नाअहल हैं नवाज शरीफ की तरह, तो उनका फिर उनके ऊपर पॉलिटिकली ट्रस्ट करना ये तमाम इलेक्टेबल्स का, या उनको कुछ और नज़र आ रहा है आगे कि अदालती फैसले शायद रिवर्ट हो जाएं, हवा मुख्तलिफ हो जाए, कुछ कानून में तब्दीलियां हो जाएं, ऐसा कुछ नज़र आ रहा है इनको? ज़ाहिर है जो पीडीएम की गवर्नमेंट है उसके लिए कुछ ज़ाहिर वो देखेंगे कि इनको भी लाने के लिए अगर कुछ देखें आइंदा दिनों में क्या होता है, इसके लिए शायद वो कोर्ट से रिव्यू करने के लिए इसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे ताकि वो भी आ सकें, क्योंकि अभी तो इलेक्शन का अनाउंस नहीं हुआ जो भी है, अभी तो वो बैठ के देख रहे हैं। लेकिन पार्टी का बहसियत चेयरमैन या जो भी है वो एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि इमरान खान की भी हमें खबर देना। आप उस जमान पाक से तो हमें रिपोर्ट करते रहे जहाँ पे आप जैसे साफियों को भी घुसने में मसला होता था, इतना रश था वहाँ पे। अब तो सुना है बहुत वीरानी है, सख्त लामकानी है, तो उस बारे में भी हमें कोई बताएं। बड़े सिलेक्टिव से कोई 7-8 हमारे जर्नलिस्ट दोस्त वहाँ पे गए, उनके साथ बैठे खान साहब के साथ, वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं इस सारी तब्दीली को देखकर? देखिए जी, अब तो ज़मान पार्क को जो है नो गो एरिया बना हुआ था, एक लोग था इस वक्त क्या रात के वक्त भी रश था होता था, कितने कैंप लगे होते थे, वो सब कैंप ख़त्म कर दिए गए हैं क्योंकि 9 मई के वाक़े के बाद जो है उधर एक ग्रैंड ऑपरेशन जो हुआ, एक क्लीन अप किया गवर्नमेंट की जानब से, जो नो गो एरिया था वो ख़त्म कर दिए, रास्ते ब्लॉक किए हुए थे वो ख़त्म कर दिए, जो हर्डल्स थी, जो दीवारें बनाई गई हुई थी, अब वो सबको हटा के सिर्फ उनके घर के आसपास जो है वो उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया कि उस घर की लिमिट तक कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, और इस वक्त पंजाब पुलिस भी तैनात कर दी गई है, और ताकि वो जो है यानी कि वो उनके जो साथी करीबी साथी थे वो सब ऐलान कर चुके हैं कि जी हम लातल्लकी का ऐलान कर चुके हैं तहरीक इंसाफ से। अब जो सूरत हाल है, जो देखा करते थे, जो लिस्टें लेके बड़ी बड़ी खड़े होते थे कि जी अब खान साहब से सिर्फ यही लोग मिल सकेंगे, अब वो लिस्टें उठाए वो सब लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं। इलियास साहब, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं लाताल्लुकी का ऐलान और खान साहब से अलग की ऑब्वियसली, और अभी दूसरी जानिब हम जहांगीर तरीन के हवाले से भी बात कर रहे थे, अगर एक नई पार्टी इमर्ज होती है तहरीक इंसाफ के हवाले से, कितना टफ टाइम दे सकते हैं? क्योंकि वो बहुत सारे वही लोग होंगे जो पीटीआई की कोर टीम का हिस्सा थे जो अब तहरीक इंसाफ के साथ नहीं है, उनकी मौजूदगी या उनकी शमूलियत से खान साहब की पॉपुलैरिटी या उनके वोट बैंक को कोई डैमेज होगा? देखिए खान साहब की जो आपने स्टेटमेंट्स वगैरह सुनी होंगी, देखी होंगी, उसमें खान साहब ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इस वक्त कहते हैं कि नहीं, मैं आज भी अगर इलेक्शन होते तो क्लीन स्वीप करते हैं। इनको अपने जो वोटर्स हैं उन पर बड़ा ट्रस्ट है। उन्होंने कहा ये जो चेहरे थे उनके लिए पास पहले भी आते रहते थे और वो चेंज होते रहते थे, और जाहिर है इसका देखें कुछ डैमेज तो एक्टिविस्ट तो खान साहब के सारे पकड़े गए हैं, जिन्होंने उनके शहरों में मोहल्लों में यूथ विंग के उनके सारे लोग जिन्होंने खान साहब की कैंपेन, क्या खान साहब को इस हकीकत का पता नहीं है कि जो लोग उनके इलेक्शन को एग्जीक्यूट करने वाले थे वो ऑलमोस्ट सारे 10,000 लोग इस वक्त खान साहब के अंदर हैं? इस वक्त 10,000 के करीब बंदे, जाहिर है कुछ ना कुछ तो डैमेज तो होगा। अब जाहिर है जो लोग पकड़े गए हैं, अंदर गए हैं, तो उनके घर वाले बच्चे तो जो अंदर हैं इस वक्त, जो नौजवान हैं, वो जो जब तक छूटते नहीं हैं, या फिर वो देखें 2 तरह का है इसमें रिएक्शन आ सकता है, या तो बाउंस बैक होता है, या फिर जो अगर नहीं होता तो फिर ये जो जिन लोगों के पीछे कोई आया ही नहीं है वो लोगों में जाहिर होगा कि जी सिर्फ सियासत बड़े लीडरों के पीछे आते हैं, बड़े लीडर तो सिर्फ अपना नाम अपने माफ़ीनामे देके और वो बाहर आ गए हैं, और वो लोग तो अभी तक अंदर हैं, और जैसे अंदर हैं उनको कुछ आने पीछे आने वाला नहीं, उनके पीछे कोई अनाउंस करने वाला नहीं है, कोई किसी तरह नहीं है। अब जो अपना लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं, 9 मई की मजम्मत कर रहे हैं, वो तो
तो बाहर आ चुके हैं बिल्कुल सारे। ऐसे। अच्छा, जो रश जिस तरह का ज़मान पार्क के बाहर हम देखते थे, ओब्वियसली वैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उससे मिलता जुलता कुछ इस वक्त जहांगीर तरीन खान के घर है ऐसा? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ वही जा रहे हैं, नाराज अरकान उनसे मिलने जा रहे हैं। जो वर्कर्स वगैरह हैं वो इस तरह तो देखने में नहीं आ रहे। आप देख लें, कल लिबर्टी में भी एक मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ जिसमें मरीम नवाज साहिबा भी आई। तो वो जो एक जैसे वो पहले एक रश देखते थे, उस तरह लोगों का बड़ा यानी कि एक है कि 9 मई के वाक़ये के बाद एक देखने में आ रहा है कि कारकुन अब इस तरह नहीं निकल रहे। अच्छा, नून लीग के भी नहीं निकल रहे? नून लीग के भी तो वो निकल रहे हैं अब, लेकिन नून लीग एक्टिव होती दिखाई दे रही है। नून लीग अपने जो वर्कर्स वगैरह को है, जो एक बैठे हुए थे, नाराज हुए थे, उनको दोबारा मुतहरक कर रही है ताकि इलेक्शन के लिए एक मुकम्मल तैयारी की, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में वो एक्टिव करने के लिए मरीम नवाज साहिबा खुद निकली हैं ताकि वो इस जो एक मसला हुआ है जिसमें तहरीक इंसाफ को एक, और ऐसा लगता है कि इस वैक्यूम से नून लीग के कारकुनों को थोड़ा सा मौका मिला है, बेचारे बिल्कुल चुप दब गए थे, डर गए थे ऐसा। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे पास तशरीफ लाए जी। लिया साहब उनसे बात कर रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, जो कि जहांगीर तरीन साहब के लिए एक बार फिर मौजू हो रही है, इमरान खान साहब के लिए अच्छी नहीं है। कभी के दिन लंबे, कभी की रातें, देखते हैं आगे क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए और सुबह सुबह हम आपको क्या मजेदार खुश शक्ल खाना खिला रहे हैं, जो हमने भी दिखा रहे हैं, खिला ही रहे। हाँ, हमने भी टीवी पे देखा है जनाब। देसी फूड दिखाएंगे आपको, जिसमें फरियाल राना, कराची और दिल्ली, एक रेस्टोरेंट है कराची दिल्ली, उन दोनों का कॉम्बो का कुछ खाने वहां पे मजेदार किस्म के बन रहे हैं। देखते हैं क्या आप दिखाएंगे। नाजरीन, कितना ही अच्छा हो अगर मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर में कराची और दिल्ली के खानों का टेस्ट कहाँ मिलता है। नाजरीन, आज मैं आई हूँ DHA फेज 4DD मार्केट में, जहाँ पर है कराची दिल्ली रेस्टोरेंट। आए चलकर देखते हैं ये कौन कौन से डिशेस तैयार करते हैं और यहाँ का टेस्ट कैसा है। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं साहिवाल से आया हूँ। साहिवाल से आए हैं। क्या खाया आपने यहाँ से आज? हमने आज यहाँ पे निहारी खाई है और हलीम खाई है। टेस्ट कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा टेस्ट है। साहिवाल में भी आपने खाना खाया होगा, निहारी वगैरह खाई होगी, यहाँ से खाए, फर्क क्या लगा आपको? नहीं, हम लोग साहिवाल और लाहौर में तो खाते रहते हैं। लाहौर में भी हमने काफ़ी जगह से निहारी खाई है। इनका और लाहौर की या बाकी जो निहारी मिलती है, मुझे जो फ़र्क लगा है वो ये है कि इनके मसाला जात जो हैं, स्पाइसेस जो हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं। आपको कोई तलखी नहीं होती खाने के बाद। मैं अभी करंटली तो लाहौर में रह रहा हूँ पिछले 4 साल से, लेकिन उससे पहले 20 इयर्स आई लिव्ड इन कराची। अच्छा, अभी आपने क्या खाया है? अभी हमने हलीम में एक निहारी हमने हाफ प्लेट मंगवाई है। इनकी निहारी की खास बात क्या लगी आप? मैं कोई वैसे तो हाँ, मैं कोई कुक नहीं हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता, बट एक टेस्ट जो है वो बिल्कुल हिट किया है। मसाला थोड़ा तेज होना चाहिए निहारी का, जब तक आपको पसीना ना आए तो अच्छी निहारी होती नहीं है वो। सो दैट इज आई थिंक द रियल निहारी का एक जो वो है टच पॉइंट है बेसिकली। जी, मैं DHA से ही आया हूँ और बेसिकली मेरा ताल्लुक कराची से है। मैं कराची में ग्रोन अप हुआ। अभी आप क्या खा रहे हैं यहाँ? अभी हम हलीम खा रहे हैं। क्या बहुत- खास बहुत- बात बहुत- लगी इनकी हलीम की आपको? एक तो ये है कि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, और दूसरी अच्छी बात ये है कि जो हलीम का टेस्ट होना चाहिए वही टेस्ट है। और जो एक यूनिक थिंग है, जो सबसे अच्छी चीज़ है, जो इनकी सर्विंग है वो बहुत अच्छी है। जिस तरह इन्होंने ये मिट्टी के बर्तन में हमें सर्व किया है। आपने कराची का भी टेस्ट किया होगा खाना और हलीम, और यहाँ पर भी किया, तो आपको फ़र्क क्या लगा दोनों नहीं, हलीम में? ये कराची जैसा ही है, अच्छा है। गोहर मकसूद साहब, आप मुझे बताएं कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं? So about like 3.5 months. आपने अपने रेस्टोरेंट का नाम कराची दिल्ली ही क्यों रखा? इसलिए कि देखिए, जो आइटम्स मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं, या इंट्रोड्यूस तो नहीं कहूँगा मैं, मतलब जो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ या लोगों को जो मैं खिला रहा हूँ, वो रीज़न ये है कि वो सारे ऑथेंटिक दिल्ली की रेसिपीज़ हैं। रेस्टोरेंट बनाने का आपको ख्याल कैसे आया था? एक्चुअली मेरा जो काम था, वो मेरा जो 32 इयर्स का एक्सपीरियंस है, दैट वाज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग। मैं कोई 32 इयर्स से एडवर्टाइजिंग फिल्म बना रहा हूँ। मैं गॉट माय ओन प्रोडक्शन हाउस कराची में, एंड उसके बाद जो है वो बस बहुत ज़्यादा मोनोटनी आ गई थी, प्राइस कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो फिर कोरोना आ गया, बिजनेस बहुत स्लो हो गया था। कुकिंग वॉज
यूँ समझ लें कि एक हॉबी भी थी एंड रिक्रिएशन भी। अच्छा, कराची को छोड़कर लाहौर में रेस्टोरेंट बनाने का आपका मकसद क्या था? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यही काम आपने कराची में क्यों नहीं किया। मैं एक्चुअली लाहौर जब भी आता था तो मुझे वो टेस्ट नहीं मिलता जो होना चाहिए एक्चुअली। तो आई यूज्ड टू थिंक कि ये मैं लेकर आऊँ तो इस तरह का मैं स्टार्ट करूँ तो मतलब लाइक यहाँ पे लोगों को पसंद आएगा। लाहौरी जो है वो एक्सीलेंट फूडीज हैं। लाहौरियों को आप क्या क्या खिला रहे हैं? तो मेरी रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी जो है वो सिर्फ 3 आइटम्स है जिसमें मैं फोकस करता हूँ, दैट इज़ नहारी, हलीम एंड पाया। और पाया जो है वो लाहौरी स्टाइल से बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि ये थोड़ा सालन की शेप उसमें होता है जी। और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ज़्यादातर शौक से लोग यहाँ पर क्या खाना पसंद करते हैं? तीनों चीज़ें। तीनों चीज़ें। तीनों चीज़ें। आपके खाने की खास बात क्या है जो माशाल्लाह लोगों का खाना खाने के लिए इतना रश लगा हुआ है? एक्चुअली देखिए मैंने तो एक स्पेशली एक स्पाइसेस का एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है। आज जो खाना आप आज खा रहे हैं वो आप एक हफ्ते बाद भी आएंगे तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि हर चीज़ मसाले या अगर दालें या अगर हलीम के लिए या अगर नारी है हर एक की प्रॉपर मेजरिंग के साथ जो है वो सारा काम होता है और वो सारी चीज़ें उसी के हिसाब से बनाता होता है तो इसलिए टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। फ्यूचर में आप कौन कौन सी डिशेज़ ऐड करना चाह रहे हैं? अभी जो इनिशियली जो मैं सोच रहा हूँ जो प्लान कर रहा हूँ वो कुन्ना कर रहा हूँ और उससे पहले मैं बारबेक्यू स्टार्ट करूँगा। जब भी तो कराची फ्लेवर लेकर आऊँगा जो बंस रोड वाला एक्चुअल फ्लेवर है जो यहाँ पे लोगों को नहीं मिलता, जैसे भागा कबाब है, बीफ बिहारी बोटी है या जो है उसके साथ जो कराची के एग्जैक्टली जो वो मलाई बोटी का फ्लेवर है या सीख कबाब्स का फ्लेवर है वो सारा। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, बर्तनों में हलीम, निहारी और पाया आ चुके हैं। इसको ट्राई कर, इसका टेस्ट वाकई बहुत ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ मौजूद हैं और अगर आपने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो कुछ बहुत ज्यादा मिस नहीं किया आपने। वो ऐसी बातें थी जो मिस नहीं होगी तो कुछ ऐसी हो गई जो रोज कल हम फिर कर लेंगे, सियासत की बातें। खैर, तुर्की के सदारती इंतखाबात के हवाले से जैसा कि आपको मालूम है 28 तारीख को इसका दूसरा मरहला होना था और ये हतमी मरहला था। इसमें जनाब वंस अगेन रजब तैयब एर्दोगान साहब कामयाब हो गए हैं और वो मुसलसल तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब हो गए हैं। आज सदारती इंतखाबात के हतमी मरहले में इनफैक्ट कल जो पोलिंग थी उसका वक्त सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक था और इस पोलिंग के अमल को जारी रखते हुए तकरीबन अब तक 98.06% वोटों की गिनती मुकम्मल हो चुकी है। अब तक के जो नताइज इसके मुताबिक तैयब एर्दोगान 52.12% वोट्स लेकर आगे, जबकि उनके अपोजिशन में उम्मीदवार या उनके मद्दे मुकाबल कमाल क्लिचदारोग्लू 47.88% वोट अभी तक हासिल कर पाए हैं। जो टर्न आउट है दैट इज अमेजिंग, 85%, 85% जो तुर्क शहरी हैं उन्होंने अपने इज़हार हक़ रायदही किया है और इसके अलावा ओवरसीज वोटों की गिनती का सिलसिला फिल वक्त जारी है। दूसरे मरहले में ज्यादा वोट लेने वाला उम्मीदवार ही कामयाब करार पाना था और जैसा कि पिछली दफा हमने कहा था मुकाबला बराबर रहा था। बिल्कुल, और तुर्किया की जो सरकारी मीडिया है उसके मुताबिक सदर एर्दोगान ने दूसरे मरहले में इंतखाब जीत लिया है। ये रिपोर्टेडली ये चीजें कल बड़ी सेलिब्रेशंस की गई हैं टर्की के अंदर। हम ही सड़कों पे निकल आए, काफी इस्तिकलाल स्ट्रीट से लेकर हर शहर के अंदर प्रॉपर सेलिब्रेट किया गया है और वो भरपूर अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट किया। ऑब्वियसली उनकी फॉलोइंग है और जिस तरह से तीसरी बार वो सदर मुंतखब हुए, लेट्स होप। लेकिन एक बात हमें कहनी चाहिए कि बड़ा टफ कंपटीशन इस दफा मिला है, क्योंकि पहले मरहले में यूजुअली उम्मीद ये की जा रही थी कि शायद फैसला हो जाए और एक तो वक्त ऐसा भी आया जब जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने खुशी मनाना शुरू की कि शायद तैयब एर्दोगान हार गए हैं। पाकिस्तान से वजीर आजम शहबाज शरीफ जिनके बड़े अच्छे जाती ताल्लुकात भी हैं, फ़लस्तीन और हंगरी के वज़राए आज़म समेत दीगर जो सरबरान मुमलिकत है उन्होंने रजब तैयब एर्दोगान को तीसरी बार मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। और यहाँ पर यह बताना ज़रूरी है कि एक जानिब पॉलिटिकल एंगल है और दूसरी जानिब मज़हब के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं और बड़ी मकबूलियत उनको हासिल है। और इनके खिलाफ जो एक कू हुआ था रिपोर्टेडली उसको भी अवाम ने मुस्तरद किया था रजब तैयब एर्दोगान के खिलाफ जो हुआ था। और अब जो नताइज सामने आए हैं इसके सिलसिले में तैयब साहब दोबारा से सदर तुर्किया के मुंतखब भी हो सकता है कोई तराना हो। बहरहाल ये आपने
हमारी पाकिस्तानी सियासत से मेरा वजह लिंक किया है। मिलती जुलती है सियासत हमारी इनफैक्ट, लेकिन वहां पे जो सबसे अच्छी बात है, मैं वंस अगेन रिपीट करूंगा, 85% तुर्क शहरियों का टर्न आउट होना है वहां पे, जो कि बहुत ही जबरदस्त बात है। पाकिस्तान में आई रिमेंबर 2018 के अंदर अच्छा टर्न आउट रहा था, लेकिन इतना एक्सेप्शनल नहीं था। मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, इट वाज अराउंड 55 to 60 आई बिलीव। लेकिन अगर इतना अच्छा टर्न आउट होगा जिससे ज्यादा लोग इस इलेक्टोरल अमल में हिस्सा लेंगे, ये इस बात का प्रूव है कि लोग जो इलेक्टोरल प्रोसेस है इसके ऊपर एक ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं और वो अपना इजहार करना चाहते हैं अपनी राय दही का। पाकिस्तानी अवाम को भी ऐसा करना चाहिए, कम से कम वोट के लिए निकलना चाहिए। दे शुड एक्सप्रेस देयर ट्रस्ट ऑन समवन। एग्जैक्टली। चलिए जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें आज मंटो साहब के हवाले से बात हो रही है। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, क्योंकि जिस तरह से फिल्म्स के अंदर मंटो को पोर्ट्रे किया जाता है, क्या वो असल जिंदगी में भी ऐसे ही थे? इसी हवाले से बात हो रही है निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। और आज हम एक सवाल के जवाब की खोज की तलाश में हैं। और वो खोज क्या है, बल्कि वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि सादत हसन मंटो के हवाले से क्या शक्ल आपके जहन में उभरती है? आपका तख़य्युल क्या शक्ल दिखाता है? कहीं ये शक्ल उन फिल्मों या ड्रामों की देन तो नहीं है जिसमें सादत हसन मंटो को एक ख़ास अंदाज से दिखाया जाता है, एक ड्रंक हालत में, नशे में धुत एक फ़र्द जो है वो घर आ रहा है या इस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है? क्या ये वो वाली शक्ल तो नहीं है? और ये किससे पूछा जाए कि क्या सादत हसन मंटो वाकई ऐसे थे जैसे कि हमारे फिल्म और ड्रामाज में दिखाया जाता है? मेरा ख्याल है कि इसकी सबसे अच्छी गवाही मुस्तनसर हुसैन तार साहब दे सकते हैं, जिन्होंने सादत हसन मंटो को अपनी आंखों से देखा, बचपन में सादत हसन मंटो के पड़ोसी रहे। तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरा सवाल जो है वो ये है कि सादत हसन मंटो के हवाले से आपने रिसेंटली कुछ फिल्में भी देखी, इंडिया भी एक फिल्म है, उसके बाद कुछ ड्रामाज में उनको दिखाया जाता है, तो ये पिछले 30-40 सालों में सादत हसन मंटो की शख्सियत को दिखाया गया। आप समझते हैं कि ये उनकी जो शख्सियत थी वो वाकई ऐसी थी, या जो आपने देखा वो बेसिकली शख्सियत मुख्तलिफ थी? तो इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। मैं कहा करता हूँ कि इस ज़माने में सादत हसन मंटो और फैज़ अहमद फैज़ फैशन बन चुके हैं, फैड बन चुके हैं। और जिन लोगों ने भी अदब के साथ अपना वाबस्तगी जाहिर करनी होती है, जाहिर, वो फिर मंटो की तरह तारीफ़ करते हैं या फैज़ साहब की करते हैं। उनको कुछ पता नहीं कि बाकी को दर्जन भर शायर जो है वो शायर हो सकता है कि फैज़ के नज़दीक आते हों, बल्कि उनसे भी बड़े हों। उनमें मैं अपना मजीद अमजद की भी मिसाल दे सकता हूँ। इसी तरह मंटो जो है उनको कहा जा रहा है कि जनाब वो तो सबसे बड़े अदीब थे। ठीक है, अदीब थे, आप बेदी को भूल रहे हैं। एक बात जो हम करेक्टराइजेशन करते हैं ना किसी भी एक शख्सियत की, जो फैट बनती है, सीरियस जो हैं क्रिटिक वो नहीं करते, वो उसमें से उसकी शख्सियत के वो पहलू निकालते हैं जिनसे उसमें चार्म पैदा हो, रोमांस पैदा हो। कि मसलन मंटो के बारे में जो फिल्में बनी हैं, जो बात होती है हर जगह कि जी वो शराब बहुत पीते, वो शराबी थे। दुरुस्त कि वो अल्कोहल लेते थे, लेकिन कतई तौर पे वो वाले शराबी नहीं थे जो ऐ मेरे दिल कहीं और चल गाते हुए किसी नाले में गिरे हों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कम से कम 7-8 वर्ष का मैं बच्चा था, मैंने कभी मंटो साहब को ड्रंक नहीं देखा। सिर्फ वो ये होता था कभी कभार वो हम देखते थे तो ज़रा मौज में होते थे, हमसे चोलें करते थे, मुझे हमेशा कहते थे कि मुस्तनसर एक अच्छा बच्चा है। चुनाचे ये मंटो के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। एंड ही वॉज ए लविंग फादर। उनकी दोनों बेटियों से आप पूछ लें, निगत और दूसरी जो है, उनको जो नज़दीकी जानते थे लोग, और बड़े एंड द लव ही हैड फॉर सफ़िया आपा, इसका मैं गवाह हूँ कि किस तरह उनके ऊपर जान देते थे। और रोज़ाना जितने पैसे 20 रुपये मिलते थे उनको एक कहानी के मकतबा जदीद से, उसमें हमेशा 10 रुपये वो रोज़ाना आके सफ़िया आपा को देते थे और उनको कोई शिकायत नहीं थी उनसे। अब जो बेशतर फिल्में उनके बारे में होती, आर्टिकल, उनमें भी बेसिक वो शराब नोशी का तज़किरा होता है। और एक तो ये है कि उन ज़मानों में बेशतर लोग जो लिखने पढ़ने वाले थे उनको ये लत पड़ी हुई थी। मंटो वॉज़न्ट एन एक्सेप्शन,
आप किसी का नाम भी ले दें, बेदी से लेकर बलवंत सिंह तक, बाकी जो मुसलमान अदीब है उनका मैं नाम नहीं लेता, और शायरों का भी, मतलब फैसला भी पीते थे, उनको कोई नहीं कहता कि ये शराब बहुत पीते थे, ये है वो है। चुनाचे उसके ऊपर जो फिल्में भी बनी, वही जो कॉन्सेप्ट है ना फैड का, जब कोई चीज़ फैशन हो जाती है तो आप कैद हो जाते हैं। आप जो सुनी सुनाई करते हैं, क्योंकि उसमें होती है हंगामा खेजी होती है, अट्रैक्शन होती है, लोग जो हैं वो उसके ऊपर चौकन्ने हो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं, तो इसलिए जो सनसनी खेजी है ना, उसके लिए वो आप उसको, अच्छा जो फिल्में भी बनी, जो ड्रामे भी बनी, कराची में एक ड्रामा पीटीवी पे था, वो अच्छा ड्रामा था, उसमें उसके दूसरे पहलू भी दिखाए गए। अदरवाइज मैंने जो एक दो फिल्में देखी हैं उनमें भी कंसंट्रेशन उसी के ऊपर है कि जनाब हमा वक्त वो शराब पी रहे हैं और उसी तरह, और मैंने उनको कतई तौर पे इस तरह बातें करते हुए कभी नहीं देखा जिस तरह फिल्मों में दिखाया जाता। चुनाचे मंटो को इस तरह डिपिक्ट करना कि जो सिर्फ तवाइफों, ये सिर्फ वो लोग हैं जो सिर्फ खोल दो पढ़ते हैं और टोबा टेक सिंह पढ़ते हैं, मंटो की और कोई कहानी नहीं पढ़ते। सैकड़ों की कहानी है मंटो के, 45 मजमूए मुख्तलिफ चीज़ों के, ड्रामों के भी, वो एक्टिंग भी उन्होंने की। चुनाचे कि मंटो को हमने एक कैद कर दिया, इतना बड़ा अदीब था, एक जी ये शराबी था, ये है वो, उनके लिए बड़ी चाम है। एक ये कि तवाइफों के बारे में लिखता था, तवाइफों के बारे में तो बहुत सारे लोगों ने लिखा। आप मंटो की एक ही पहलू को देख के, एक ही शख्सियत को डिपिक्ट करके आप उसका कद छोटा करते हैं, तो मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। बहुत शुक्रिया तार साहब। बात यह नाजरीन के कॉल बैक की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ मोरालिटी, और इस मोरालिटी की जो थ्योरी है, इस मोरालिटी की थ्योरी की 6 स्टेजेस हैं। सादत हसन मंटो को आप छठी यानी सबसे आला स्टेज पे फाइज पाएंगे। उनकी तहरीरों को जब आप एनालिसिस करेंगे और उनके अफकार का जब आप एनालिसिस करेंगे, वो बहुत बाकमाल राइटर थे, और इतना बाकमाल राइटर जो है उसको जब आप फिल्म में दिखाते हैं या ड्रामा में दिखाते हैं तो आपको उतना ही ज़्यादा मोहतात होना चाहिए। उनकी शख्सियत की जो मुख्तलिफ परतें हैं या जहतें जब आप दिखाते हैं तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि जो आपका व्यूअर है, जो देखने वाला है, वो किसी कल्चरल, किसी ऐसे टैबू की वजह से उस राइटर से दूर ना हो जाए। जबकि ये हकीकत मानने में तो हमें कोई आ नहीं है कि इतना बड़ा राइटर है, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि हम कोई ऐसी गलती करें कि हमारे जो नौजवान नस्ल है वो उस राइटर को पढ़ने से महरूम रह जाए, जो कि सबसे बड़ा खसारा है, जो कि सबसे बड़ा नुकसान है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमने बात करनी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले की, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो ज़िया मोहिउद्दीन ऑडिटोरियम है, यहाँ पर एक थिएटर ड्रामा है वो पेश किया जा रहा है, द रिवर्स डॉटर। इसकी कहानी मशेरों की बस्ती में औरत के हुकूक की जंग के आसपास घूमती है जी, और इस ड्रामे के अंदर फवाद खान और आमना इलियास एज लीड परफॉर्मर्स अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। आमना इलियास इस ड्रामे का मरकजी किरदार मारवी अदा कर रही हैं। इस ड्रामे के हवाले से मजीद अगर आपको बताएं, द रिवर्स डॉटर्स 31 मई तक जारी रहेगा, और आज हमारे साथ इस ड्रामे के राइटर अरीब भी मौजूद हैं, और यास्मीन विटिकर खान जो कि लंदन से आई हैं और मॉविन प्रोड्यूसर हैं इस ड्रामे की, वो भी मौजूद है। इसका सोशल इम्पैक्ट क्या है, इस पूरी टीम ने इसको क्यों प्लान किया, सारे प्रोजेक्ट को, इसी पे हमने बात करनी है, और ये तीनों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बिल्कुल, कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आप स्टार्ट करेंगे आपके इस ड्रामे को लेकर। सबसे पहले तो अरीब साहब आपसे ही हम जरूर पूछना चाहेंगे, टेल अस अबाउट दिस प्ले। ये किस तरह का प्ले और जो इसका सोशल इम्पैक्ट है, ये वो टॉपिक है जिसको आमतौर पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, जिससे हम मछेरों के राइट्स के हवाले से बात करें और स्पेशली एक खातून के हवाले से। सो थोड़ा सा अगर हमारे देखने वालों की आप इसको एक्सप्लेन करें। जी बहुत शुक्रिया, तमाम नाजरीन को सलाम। सबसे पहले मैं थोड़ी सी इस्लाह करता चलूं कि ये प्ले जो है ये इंसानियत के हकूक के बारे में है, इंसानों के हकूक के बारे में, जिस जिद्दोजहद को एक खातून लीड करती है। तो ये कहानी बुनियादी तौर पे पिछले साल मुझे ख्याल आया था कि मैं ज़रा ट्राई करता हूँ एक ड्रामा स्क्रिप्ट लिखने की, और यास्मीन विटिकर खान जो कि यहाँ पे बैठी हुई है, मेरी पुरानी दोस्त भी हैं, और इनका ताल्लुक इंसान कल्चर क्लब यूके में इनका इदारा है। मैं कुछ कॉन्सर्ट्स के लिए गया हुआ था। मैं बुनियादी तौर पे तो मैं म्यूजिशियन हूँ, जैसा कि आप जानते हैं। वहाँ पे कुछ कॉन्सर्ट्स के लिए था वहाँ पे, और मैंने यास्मीन से मशवरा किया कि मैं स्क्रिप्ट लिखना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई टिप। और यास्मीन ने मुझे बताया कि आप ये कहानी जो है, आप उन कैरेक्टर्स अपने जो हैं
वो इतने स्ट्रांग बनाएं कि उनके गिर्द कहानी बने। और मैं कहानी बनाना चाह रहा था बेसिकली माहौलियात के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूं कि आजकल की दुनिया में ये वो नुक्ता है जो कि तमाम दुनिया को जोड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सबको जो है इसको एड्रेस करना लाजमी है। और फिर मैंने सोचा कि अब वो माहौलियात की कहानी मैं किस तरह बनाऊं कि उसमें इसके तमाम पहलू जो हैं उन पे बातचीत की जाए, यानी कि ना सिर्फ ये कि साफ हवा, साफ पानी और क्लाइमेट चेंज, बल्कि ये कि क्लाइमेट जस्टिस, ये कि जब तक हम उन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल की बात नहीं करेंगे उस वक्त तक हम, जब तक हम जो एक आजकल का जो जिस तरह का भी निज़ाम है, कैपिटलिस्ट कह दें या जो भी कह दें, जो इसके पीछे जो एक लालच और प्रॉफिट का जो इंजन है, जब तक हम इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो हम क्लाइमेट चेंज और माहौलियात को भी एड्रेस नहीं कर सकेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जो हमारी रिवायती कहानी है उमर और मारवी, उनके मैं कैरेक्टर्स लेके एक जदीद कहानी बनाता हूं, क्योंकि मारवी जो है वो उस पुरानी कहानी में भी धरती को रिप्रेजेंट करती है, और उस पुरानी कहानी में बादशाह उमर जो है वो उस मटीरियलिज्म और मटीरियल वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरी कहानी में मारवी जो है वो उसका एक गांव से ताल्लुक है जो कि एक रिवर कम्युनिटी है दरिया सिंध के साथ, और वहां पे एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो एक डेवलप हो रहा है, फ्रंट प्रोजेक्ट, और उसका डायरेक्टर जो है वो उमर है। तो इस तरह जो है मैंने कहानी बनाई। और यहाँ पे फिर यहाँ पे डायरेक्टर कुलसूम आफ्ताब को मैंने एंगेज किया, क्योंकि मैं चाह रहा था कि कोई फीमेल डायरेक्टर ही हो इस कहानी की, और उनके साथ फिर ये स्क्रिप्ट मजीद डेवलप की। और फिर हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें आमना इलियास जो हैं वो मिल गए। वैसे तो अरीब आपका जो कि वो फैमिली बैकग्राउंड भी सारा टीवी का है और आप की आर्ट्स के लिए बड़ी सर्विसेज है सिंस लॉन्ग आप ये करें। खैर मैं दोबारा जरा आपकी तरफ आऊंगा। मैं चूंकि आपने मारवी का जिक्र किया एक तो बहुत अरसे के बाद, थैंक यू वेरी मच इस कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए। बड़ा जरूरी है हमारा इन टच रहना हमारे इस किस्म के किरदारों के साथ। आमना, स्टार्टिंग विद द मॉडलिंग, गोइंग टू द ड्रामास, देन टू द फीचर फिल्म्स, उसके बाद दोबारा से थिएटर करना बराह रास्त लोगों के सामने, जहां बहुत एक तरफ चैलेंजिंग है, दूसरी जानिब एक आर्टिस्ट के लिए जिसका नाम हो उसके लिए एक बड़ा मुश्किल फैसला भी होता है कि क्या मुझे इस तरह से आके थिएटर करना चाहिए या नहीं। सो वो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको बीइंग एन आर्टिस्ट मजबूर किया या बीइंग एन आर्टिस्ट कन्विंस किया कि आप इस प्ले का हिस्सा बने? इस बारे में बताइए। वेल, सबसे पहले तो सब नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ऑन योर शो। वेल, आई थिंक कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी आर्टिस्ट को कभी भी मजबूर करे थिएटर करने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ पर इतना कल्चर नहीं है, बट वेस्ट में एंड इवन हमारे बराबर वाले मुल्क में ऑल द एक्टर्स दे डू थिएटर, सम ऑफ देम कम फ्रॉम थिएटर, यू नो। सो आई थिंक थिएटर इज लाइक गोइंग टू एन एक्टिंग स्कूल। और क्योंकि मैंने कहीं से एक्टिंग सीखी नहीं है, मैंने आई हैव लर्नड इट ऑन द जॉब, व्हाटएवर आई हैव लर्नड। एंड थिएटर हैज़ बिन ऑन माई लिस्ट फॉर अ व्हाइल, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक अब जो मुझे लगने लगा इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स जो मैंने किया है एक्टिंग का। और इट्स वेरी वेरी चैलेंजिंग एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिल्में एंड ड्रामे, म्यूजिक वीडियोज, मॉडलिंग, यू नेम इट, आई हैव डन एवरीथिंग। एंड थिएटर एक ऐसी चीज है जिससे मुझे लगता है कि मेरे क्राफ्ट में बहुत बेहतरी आई है। और मुझे करना था ये हमेशा से, बिकॉज इट्स सो चैलेंजिंग एंड द रिस्पांस दैट यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस देयर एंड देन, आपने सही किया है, गलत किया है, वो आपसे झूठ नहीं बोलते, वो बस पता लग जाता है कि क्या गंद घोला। तो क्लैप्स आ रही हैं, कुछ लाफ्टर्स की जगह पे लाफ्टर्स आ रहे हैं। आई मीन लोग उस चीज का मजा ले पा रहे हैं एज पर द स्क्रिप्ट एंड द स्टोरी। बिल्कुल, आई थिंक मुझे नहीं पता कि या हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑडियंस बेवकूफ है, बट आई एम श्योर डेफिनेटली यू गाइस आर परफॉर्मिंग वेल। ऑब्वियसली आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, तभी तो ऑडियंस ने आपको इतना एक्सेप्ट भी किया है। वेलकम बैक टू स्पेशल प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आखिरी हिस्से में चूंकि हफ्ते का आगाज है, हम चाहते हैं हम थोड़े वार्म अप हो जाएं, भाई थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, फिर 2-1 दिन बेशक ना भी करें, लेकिन वैसे डेली करना जरूरी है। हमारे साथ फैसल आज मौजूद हैं। सो आज फैसल से हम जानते हैं कि वो हमारे लिए क्या लेकर आए। तो गुड मॉर्निंग फैसल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या है आज? आज अगर आपके पास एक डबल पे मौजूद है तो आप उस पर 10 से ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे 2 चीजों का ख्याल करना है। एक तो रेंज ऑफ मोशन जो है वो उसको स्लो और कंट्रोल में परफॉर्म करना है, और दूसरी जो चीज है इसका सीक्वेंस एक्सरसाइजेस का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा जो प्राइमरी मसल है वो चेस्ट है,
चेस्ट को हमारा टारगेट जो है वो प्राइमरी मसल है। तो जब हम चेस्ट को परफॉर्म करेंगे तो उसके साथ हमारा जो सेकेंडरी मसल यूज होगा वो ट्राइसेप होगा। तो उसका फायदा क्या होगा, जब हम चेस्ट कर रहे होंगे तो जब ट्राइसेप उसके बाद करेंगे तो उसमें जो है आपको वार्म अप नहीं करना पड़ेगा अलग से। चलो लेट्स डू क्विकली हम कवर करते हैं। तो पहले जो है चेस्ट हमारा जो है वो मसल टारगेट है, तो इसको मूव नंबर 1 है ये चेस्ट के लिए। ये देखिए ये जितना स्लो रहेगा, अभी हम 3 से 4 रैप्स करेंगे, बट आप लोग कोशिश करेंगे कि 15 से 20 रैप्स करने की। सेकंड मूव चेस्ट के लिए, फिर थर्ड मूव चेस्ट के लिए, ओके एंड फिर ये हमारे 3 एक्सरसाइजेस चेस्ट की हो गई। अब ये ट्राइसेप का यहीं पे मूव शुरू कर देंगे। ओके दिस इज ट्राइसेप। यस ओके जितना स्लो होगा उतना ये मसल आपका नहीं जाना engage चाहिए, इतना ही रहना चाहिए। ठीक है ओके और ये कितने सेट्स कर रहे हैं? ये कितने सेट्स कर रहे हैं? हाँ, ये 15 से 20 की कोशिश करनी है, क्योंकि डंबल एक डंबल पे है, जितना ये रेपिटेशन बढ़ेगी मसल ज्यादा एंगेज होता जाएगा। ओके ठीक है ये ट्राइसेप की फिर सेकंड मूव, और फिर ये थर्ड मूव भी आप यहीं से परफॉर्म कर सकते हैं। ऑलराइट नेक्स्ट हम करेंगे बैक की एक्सरसाइज। ओके बैक में क्या करना है, आपने बैंड होना है, चेस्ट आप रखनी है। अच्छा एक चीज इसमें ख्याल कर रहे हैं कि हमारा जो बैक है वो लॉक हो पीछे से, बैक से मतलब बिल्कुल हम इसको अगर एंगल दिखा सकें ओके हाँ तो ये ढीला नहीं छोड़ेंगे, इसको लॉक रखेंगे। ओके इससे इंजरी के चांसेस कम है। ठीक है तो ये बैक की ये फर्स्ट मूव है, और फिर यहीं पे सेम सेकंड मूव, और आप तीसरी जो एक्सरसाइज है वो डेड लिफ्ट ऐड कर सकते हैं, जिसमें लोअर बैक भी आपकी एंगेज हो जाएगी। जब हम बैक को करेंगे तो हमारा जो सेकेंडरी मसल है वो बाइसेप यूज हो चुका है इसमें 20%, तो हमें इसका वार्म अप नहीं करना। तो बाइसेप के लिए जो पहली मूव है वो आप ये कर सकते हैं, इसका दूसरा जो मूव है बाइसेप का, ठीक है वो यहां रख के It's a difficult one. ये posture बहुत difficult है। अच्छा यहां नहीं रखेंगे आप, ये एंगल थोड़ा गलत है, या इधर रखेंगे तो आपके एल्बो के जो वो इंजरी के चांसेस है वो नहीं रहेंगे। ओके ओके अच्छा फिर लास्ट पे हम लोग करेंगे शोल्डर को। ठीक है शोल्डर में पहला जो हम मूव करेंगे वो प्रेस करेंगे, डबल प्रेस। ओके ये भी जितना स्लो रहेगा, जितना कंट्रोल में रहेगा, मसल उतना एंगेज रहेगा। फिर ये सेकंड मूव, ओके अभी लास्ट पे ये आप फ्रंट ऐड कर लें तो ये 3 एक्सरसाइजेज आपकी शोल्डर की भी हो चले, और ये सारे 3 सेट्स आपने 15 के लगाने, 15 to 20 की कोशिश 15 to 20। ओके फैसल, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज हमने अपर बॉडी एक्सरसाइज देखी जी, कैसे आपने अपना मसल ग्रो करना है, बिल्ड करना है। वैसे आजकल बहुत अच्छे दिन है एक्सरसाइज करने के लिए, पर्टिकुलरली अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा शेप अप होना चाहते हैं तो हम आपको बताते रहते हैं। खैर प्रोग्राम का वक्त हमारा कल फिर मिलेंगे। बोलो खत्म, मैंने आपके सारे पे खत्म हो गया। खत्म चलो किए। कल कल फिर मिलेंगे, मिलेंगे, फीडबैक दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।